Hello guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to study about collision theory of bimolecular reaction. ठीक है, मतलब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट स्पीशीज प्रोडक्ट के अंदर क्या कर जाए, लीड कर जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक ये है एक ये है, रिएक्ट होंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दूसरा कंडीशन है वो एक्टिवेशन, थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और फोर्थ होता है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात आप लोग ये जान लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में तब लीड कर पाएगा जब उनके रिएक्टेंट स्पीशीज के बीच में क्या होंगे, कोलिजन होंगे। ठीक है, जब तक वो कोलिजन होगा नहीं तब तक वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा नहीं, प्रोडक्ट की तरफ वो रिएक्शन जाएगी नहीं। ऐसा पाया गया है या ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है विच इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, कोलिजन रेट। बट ऐसा गैस फेज के लिए हम लोग को नहीं देखने के लिए मिलता है। गैस फेज के रिएक्शन के लिए वो जो नंबर होता है वो बहुत होता है। यहाँ इसलिए मैंने लिखा है कि मेनी पावर ऑफ टेंस, बहुत हो जाता है। टेंस के पावर में कितना नंबर होगा वो हम लोग बता नहीं सकते हैं। ये किसके लिए? गैस फेज के लिए। तो याद रखो कोलिजन होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है रिएक्टेंट स्पीशीज के बीच में, ताकि वो रिएक्शन कहाँ प्रोडक्ट की तरफ क्या कर जाए, लीड कर जाए। तो पहला पॉइंट तो होना कंपलसरी है। दूसरा यहाँ पे देखो लिखा है वह एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है? एक्टिवेट करना। अब बच्चों सोचो, एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपको कुछ बोल दूँ, अगर आपको कुछ वर्क करना है तो आपको वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी होना चाहिए टू डू वर्क। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग को केमिकल स्पीशीज़ के लिए भी लगती है, इसलिए उसका टॉपिक का नाम दिया मैंने एक्टिवेशन। अभी एक्टिवेशन मतलब क्या होता है? जैसे मॉलिक्यूल को कोलाइड होना कंपलसरी है, तो उस मॉलिक्यूल को कोलिजन में लेके जाने के लिए, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को कोलिजन में लेके जाने के लिए हमको जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ इसलिए मैंने लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन टू ऑकर द कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोलाइड होना चाहता है तो इट मस्ट हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। कुछ ना कुछ तो उसके पास एनर्जी होना चाहिए, और उसी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बच्चों। उसी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। हमेशा याद रखना है। तो मतलब देखो पहला कंडीशन क्या बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? रिएक्ट होना चाहिए। अब रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड होने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हमको पता चल गया? एक्टिवेशन से पता चल गया कि जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से मेरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा और वो कोलिजन की तरफ क्या करेगा? लीड करेगा। जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो है ओरिएंटेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल का रिएक्ट होने का मूड ही नहीं है तो क्या वो रिएक्शन कंप्लीट होगा? नहीं होगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ आपको ऐसे दोस्त के साथ फ्रेंडशिप करना जिससे आपका भविष्य बेकार ही होने वाला, तो क्या आप उसका फ्रेंडशिप करोगे? नहीं करोगे। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे कोलिजन ही नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। अगर वही मैं बोलूँ अगर आपको किसी एक और अच्छे फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप करना जिससे आपका परसेंटेज में क्या होगा? ग्रोथ बढ़ेगा, उससे कुछ नॉलेज गेन होगा, तो देखो दोनों का ओरिएंटेशन एक दूसरे की तरफ हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपका ओरिएंटेशन उसकी तरफ गया, आपके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अंदर ऐसा लगा कि आपको उससे रिएक्ट होना चाहिए और फ्रेंडशिप करने चाहिए, तो अंदर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जनरेट हो गई, जिसके बाद आप उसके साथ जाके क्या हो गए? जुड़ गए और आपने क्या कर लिया? वहाँ पे फ्रेंडशिप कर लिया। सेम वैसे ही मॉलिक्यूल के बीच में भी होता है। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो वो रिएक्ट करेंगे नहीं, वो रिएक्ट करेंगे नहीं। तो मैंने सबसे पहला केस लिखा है A प्लस और यहाँ पे CB करके कोई तो भी एक मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होने वाला है? रिएक्शन होने वाला है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि कोलिजन ऑफ A विथ C क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। इस टाइम पे C क्या कर रहा है? इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। बट ऐसा हुआ ही नहीं। सी की अप्रोच करने की वजह से इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था, तो रिएक्शन लीड नहीं किया, दोनों कोलाइड होके जैसे थे वैसे के वैसे आ गए। इस पर्टिकुलर कोलिजन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कौन से केस में प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं।
फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन बी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, और यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, और हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे टाइप की कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। 3 फैक्टर हमने समझ लिया। पहला फैक्टर कि इतना हमको पता है कि मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना ज़रूरी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में। वो कोलिजन होने के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी होने के साथ साथ उस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन भी सामने वाली मॉलिक्यूल की तरफ क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन होगा। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सब बराबर बैठी हुई है। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो हमको थोड़ा सा तड़पाता है वो है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको ग्राफिकल वे से हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसको ग्राफिकल वे से समझने की कोशिश करें पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारा एनर्जी का है और ये हमारा रिएक्शन का है। हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे अभी रेस्ट पे है। धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी, अप्रोच बढ़ेगा, रिएक्शन अपवर्ड की तरफ धीरे धीरे जाता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, कोलिजन में जा रहा है और रिएक्ट हो रहा है, और इस पीक पे क्या हो गया, पहुंच गया, और ये क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। क्या कर देगा, प्रोडक्ट बना देगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल कौन सा था, जो मैंने मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ पे देखिए हमने मॉलिक्यूल क्या लिया था, ये वाला रिएक्टेंट स्पीशीज क्या हम लोग के पास, ये वाला, विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, A + B बॉन्डेड C। रिएक्टेंट बी का ओरिएंटेशन ए की तरफ था, तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल क्या हुआ, कोलाइड हुआ और यहाँ पे जाके पहुँच गया। इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसको मैं किससे दिखा रहा हूँ, टी से दिखा रहा हूँ। किससे दिखाऊंगा, टी से। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो लेके गए हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने जैसे भी स्टार्टिंग बोला कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कोलाइड कर देगा। तो यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने रिएक्शन लिखा था A + BC, क्या आ रहा था, A' B' C'। ठीक है, डॉटेड लाइन में हम लोग क्या कर दिया, दिखा दी। तो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो मेरा तीनों मॉलिक्यूल है वो तीनों मॉलिक्यूल कैसे है, पार्शियली बॉन्डेड है। पार्शियली बॉन्डेड है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीनों के तीनों मॉलिक्यूल क्या एक्टिवेटेड फॉर्म में, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्यों, क्योंकि इसी स्टेज के बाद से हमको क्या मिल जाएगा, ए बी हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, और सी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, तो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से, और इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। जो हम लोग का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये बैरियर टूटेगा और नया बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड दोनों क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, और यहाँ पे ये क्या होता है, कर्व धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, और हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये जो गैप आपको दिख रहा है इतना सा इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा H, हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। दो ही टाइप की हीट होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक क्या होती है, एंडोथर्मिक। अगर कोई भी सिस्टम हीट अपने अंदर ले रहा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक, तो उस टाइम पे डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और कोई भी सिस्टम अगर हीट क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो वो सिस्टम की डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप ये 4 पॉइंट आपको क्लियर होंगे कोलिजन थ्योरी के। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि उसके मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलाइड, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, तीसरा ओरिएंटेशन होना चाहिए, चौथा हमारे पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल बैरियर, ताकि वो बैरियर को तोड़ के क्या कर दे, हम लोगों को प्रोडक्ट की तरफ लेके चले जाए। तो ये हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल बैरियर का। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था। देखो, रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट, और ग्राफ तो मैंने आपको वहाँ पे बना के दिखा दिया। यहाँ पे भी क्या करता हूँ, मैं आपको ग्राफ ऐसे रफली ड्रॉ करके दे देता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, और ये जो गैप होगा वो क्या होगा, हम लोग का डेल्टा H का गैप होगा।
और ये जो होगा वो क्या होगा मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो मेरा होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे खुद ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर में। यहाँ तक तो हम लोगों को समझ आ गया, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो आगे हम लोग के पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हम पहले भी बोल चुके हैं। रेट लॉ में मैंने आपको एक नोट लिखाया था जहाँ पे मैंने बोला था कि जो के होता है हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन जो है हम लोग का इतना डिपेंड नहीं करता है, बट जो के होता है वो ज़्यादा करके हमारा टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो उसको एक्सप्लेन किया किसने, अरेनियस इक्वेशन ने। किसने एक्सप्लेन किया, अरेनियस इक्वेशन ने। अभी ये अरेनियस इक्वेशन क्या है, अरेनियस इक्वेशन है k इक्वल्स टू ए, ठीक है, e का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो k क्या होता है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, ई ए क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, r क्या होता है मोलार गैस कांस्टेंट, a क्या होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, और t क्या होता है हमारा टेम्परेचर होता है, जो किसमें होता है हमेशा केल्विन में होता है। ठीक है, फिर से अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इक्वल्स टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है बेसिकली। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि हमारा रेट एग्जैक्टली क्या है, तो वो हम लोग ग्राफ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है, अरेनियस इक्वेशन है। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व, तो आपको इतना क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या करेंगे, बता देंगे। ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अरेनियस इक्वेशन इसको क्या करेंगे, ln ले लेंगे। ठीक है, तो इसको ln लगा दोगे, मतलब टेकिंग लॉगरिथमिक ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन वी ऑब्टेन ln ऑफ k इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln ऑफ ए। ठीक है, इसको मैं डिराइव करके आपको बता सकता हूँ कि इसको कैसे हम लोग ने सॉल्व किया होगा। मैं इसको साइड में आपको और एक्स्ट्रा वे में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये टर्म आया कैसे, जैसे हमने ln ऑफ k ले लिया विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये किस में, इनटू में। अगर ये इनटू में है तो लॉग की प्रॉपर्टी जो अप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, ln ऑफ ए प्लस ln ऑफ ई अपॉन आर टी बराबर, इनटू का क्या होता है, एडिशन होता है। अब यहाँ से देखो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल गया ln ऑफ के, यहाँ से क्या मिल गया, ln ऑफ के इक्वल्स टू ln ऑफ ए। ठीक है, जो पावर है वो क्या होगा, आगे आ जाएगा, क्या आएगा, ई ए अपॉन आर टी, और यहाँ पे क्या होगा, ln ऑफ ई हो जाएगा। ठीक है, अब ln ऑफ ई जो होता है वो कैंसिल हो गया, हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ln ऑफ के इक्वल्स टू ln ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ln ऑफ के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln ऑफ ए। ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या कर लिया मैंने, साइड में आपको डिराइव करके बता दिया, काफ़ी ईजी है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसको क्या करना है, जो नेचुरल लॉग है हमारे पास उसको क्या करेंगे, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा, लॉग टू द बेस 10 के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 1 अपॉन टी। ठीक है, प्लस लॉग टू द बेस 10 ए। इक्वेशन कैसा दिख रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसकी वजह से ये जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, जो ग्राफ है ये हमको ऐसा दिखाई देगा डाउनवर्ड वाली तरफ। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किया, log 10 के वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे स्लोप का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हम लोग स्टेटमेंट क्या कर सकते, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे मैंने ग्राफ बता दिया और ग्राफ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि जो के है वो मेरा ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है,
टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आगे हम लोग को चैप्टर में डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन करना है तो मतलब दो वेरिएबल टेम्परेचर पे क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है इसको। तो फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर वी हैव log to the best 10 k equals to log to the best 10 a minus EA upon 2.303 RT1, एक पहला वेरिएबल ले लिया। log to the best 10 k2 equals to log to the best 10 a minus EA upon 2.303 RT2, दो टेम्परेचर वेरिएबल आ गए where k1 and k2 are the rate constant and t1 and t2 are the temperatures, are the temperature। अब क्या करेंगे, माइनस कर दो, ठीक है। माइनस कर दिया इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो log k2 माइनस k1 क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन 2.303 1 अपॉन T2 प्लस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी हो जाएगी कैसे, log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B, जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। ये क्या था, कॉमन था, उसको बाहर ले लिया, बचा क्या, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। रीअरेंज करके फाइनल इक्वेशन क्या निकाल लिया, log टू द बेस्ट 10 K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R T2 इंटू T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन है। और जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, जब हम लोग का टेम्परेचर और K2 और K1 की वैल्यू हमको पता होगी। तो ये था हम लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जहाँ से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब आपको एग्जाम में कैसे किसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, या तो आपको बोलेंगे K पता कर लो, दूसरा आपको पूछा जाएगा कि आप क्या पता कर लो, EA पता कर लो। ये दो वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है जो हमने पहले इक्वेशन लिखा था अरेनियस इक्वेशन का, उसके अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो log A था उसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, A का सम पूछा जाता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। कैटलिस्ट अपने बहुत अच्छे दोस्त लोग होते हैं। कैटलिस्ट मतलब हमारे फ्रेंड, बहुत से हमारे दोस्त होते हैं जो काम हमसे नहीं हो पाता वो उन लोग कर लेते हैं, बराबर। तुम्हारे भी होंगे, सोचो सोचो, ऐसे कोई तो दोस्त लोग होंगे, है या नहीं है, अच्छा है, ठीक है भाई लोग, ठीक है। तो कैटलिस्ट मतलब हमारा फ्रेंड, हमेशा याद रखने का। कैटलिस्ट होते क्या, सबसे पहले वो हमको पता होना चाहिए। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो हमको हर दुविधा से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर केमिकल स्पीशीज के लिए पढ़ रहे तो केमिकल के लिए वो क्या होता है, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस इज एडेड टू अ रिएक्टेंट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बिगिन टू कंज्यूम इन द रिएक्शन। कभी भी खुद को कंज्यूम होने नहीं देगा, ठीक है बच्चों, फिर भी रिएक्शन को कंप्लीट करके क्या करेगा, चले जाएगा। उसकी स्पीड क्या करेगा, बढ़ा देगा पूरे रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट लेके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई रिएक्शन लूँ A प्लस BC और मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है AB प्लस C, और अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ, अभी यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया तो इसको कंप्लीट होने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई, तब चल के मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर इसी रिएक्शन में अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करवा देता, ठीक है, इसी रिएक्शन में मैं कैटलिस्ट ऐड करवा देता, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ कैटलिस्ट ऐड करवा देता, तो रिएक्शन कंप्लीट तो होती बट अब इतने समय में हो जाती। देखो इतना बड़ा जो गैप था वो क्या कर लिया, बचा लिया। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका ये मतलब है जो पहले मुझे एनर्जी लगने वाला था वो एनर्जी क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, ठीक है, वो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका ड्यूरेशन मतलब उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम कर देगा। तो हमेशा याद रखने का, जो कैटलिस्ट होता है या जो भी कैटलाइज रिएक्शन होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ
कि आपको 100 kg का कोई एक सब्सटेंस क्या करना है, उठाना है, तो और उठा के आपको क्या करना है, घर लेके जाना है। तो आपको पता है उसको घर लेके जाते जाते आप लोग थक जाओगे या आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये उस पर्टिकुलर चीज़ का ग्राफ। अगर उसी एक गोनी को उठाने के लिए और 3 लोग मैं आपको दे दूँ, मतलब टोटल कितने हो गए, 4 लोग, तो अब वो रिएक्शन फटाक से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप अकेले वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको जो एनर्जी लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, वो क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। बट और 3 लोग जो ऐड किया, तो वो 3 लोग क्या थे, वो क्या थे, कैटलिस्ट थे। तो कैटलिस्ट होने की वजह से क्या हो गया, रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है। हम 10th स्टैंडर्ड क्रॉस करके जब फर्स्ट टाइम 11th में जाते हैं, अगर मुझे किसी से फ्रेंडशिप करना होगा तो हम डायरेक्टली नहीं कर पाते। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा कोई दूसरा दोस्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे ये फ्रेंड से फ्रेंडशिप करना है, आप मेरी हेल्प कर दो। तो दोस्त जो होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, ये ऐसे दोस्त होते हैं जो हमको हमेशा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसे भी दोस्त हैं जो तुम्हारे नोट्स लिख के देते हैं, तुम अकेले लिख रहे थे, टाइम लग रहा था, किसी एक दोस्त को बोल दिया, उसने वो नोट्स को क्या कर दिया, लिख दिया, अब तुम्हारा टाइम क्या हो गया, कम हो गया, तुम में जो एनर्जी जाने वाली थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो ये वाला जो एनर्जी है वो कम हो गया ना। इसका ये मतलब है कि किसी भी कैटलाइज रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट ऐड करोगे, जब भी कैटलिस्ट होगा किसी भी कैटलाइज रिएक्शन में, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी। ये आपको क्या रखना है, हमेशा याद रखना है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा भी मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।